Assalamualaikum and a very good morning everyone. I welcome you all in the 5th day of Continuing Medical Education program. On behalf of Department of Ilmul Amraz, I welcome and offer my regards to Dr. Fatma Khan ma'am for joining us today as a resource person. She is currently working as Associate Professor in Department of Microbiology, Jawaharlal Nehru Medical College, AMU Aligarh. She has 12 years of teaching and research experience. Her research area of interest is leptospirosis in North India, role of molecular diagnosis and evaluation of cytokines as prognostic indicators. She worked as guest editor at International Journal of Current Microbiology and Life Science and member of editorial board, Journal of Vaccine and Immune Technology. So, Assalamualaikum and a very good morning to all of you. As mentioned, we will be discussing about infection prevention in healthcare, and it is very important for all of you because you are the first care physicians of most of the patients in healthcare. आप सब लोग यूनानी मेडिकल कॉलेजेस हैं, आई एम करेक्ट, एंड ज़्यादातर पेशेंट हम लोग के पास आते हैं टर्शियरी केयर सेंटर, वो या तो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के पास से या फिर सेकेंडरी टर्शियरी सेंटर्स या आप लोगों के पास से होंगे तब हमारे पास आते हैं. So if you follow the best practices, then it becomes easy for us to treat our patients. So you must be well aware about the infection prevention in healthcare, and up to infection prevention, it is a fashion statement after COVID. Before COVID, जब हम लोग कहीं जाते थे किसी से infection prevention की बात करते थे तो लोग उन्हें सुनना पसंद नहीं करते थे. But now people want to hear and want to follow the infection prevention practices. वायर इन्फेक्शन प्रिवेंशन, क्यों हम लोग इन्फेक्शन प्रिवेंशन की इतनी बात करते हैं? कोविड तो बहुत बाद में आया, हम लोग बहुत सालों से कहते आ रहे हैं कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन फॉलो करिए. क्यों कह रहे हैं? दिस इज WHO फैक्ट शीट जिसमें आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ. ऑफ एवरी 100 हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स एट एनी टाइम, 7 in developed and 10 in developing countries will acquire at least one healthcare associated infection. मतलब 100 पेशेंट अगर एडमिट हुए तो उनमें से तकरीबन 7 डेवलप कंट्रीज में, लेकिन हम लोग तो डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं, तो 100 में से 10 मतलब 1% पेशेंट्स को हेल्थकेयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन होना ही है. इन हाई इनकम कंट्रीज जो 30% पेशेंट्स ICU में जो एडमिट होंगे उनमें से 30% इज अ बिग नंबर. मतलब 100 में से 30 मरीज अगर ICU में एडमिट 100 मरीज हुए तो उनमें से 30 मरीजों को हॉस्पिटल से इन्फेक्शन लगेगा ही. तो अगर मैं गॉड फॉरबिड कोई पेशेंट ICU में जा रहा है तो उसमें से 100 में से 30 को इन्फेक्शन लग रहा है. अगर हम यही परसेंटेज देखें लो इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज में, हाई इनकम में 30% है, तो हमारे यहाँ क्या है उससे भी 2 से 3 गुना ज़्यादा. मतलब अगर 100 मरीज गए उनमें से 60 से लेकर 90% तक हमारे मरीज को इन्फेक्शन हम खुद दे रहे हैं. वो आ रहा है बेचारा ठीक होने के लिए और हम उसे अपनी तरफ से दूसरा इन्फेक्शन दे रहे हैं. सो दिस इज व्हाई इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू फॉलो. न्यूबॉर्न्स पे रेट और ज़्यादा हो जाते हैं. तो द गुड थिंग इज दैट जो मैंने आपको ये परसेंटेजेस दिखाई, 70% ऑफ द हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन जो ये हम ICUs में दे रहे हैं, जो पेशेंट हमारे वार्ड्स में एडमिट हो रहे हैं या OPDs में भी हम हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन देख सकते हैं, 70% ऑफ दीज हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन दे आर प्रिवेंटेबल. इनको हम रोक सकते हैं. सो नाउ आवर टारगेट इज टू फोकस ऑन दीज 70% ऑफ द प्रिवेंटेबल हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस. राइट, होते क्या हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस, कैसे डिफाइन करते हैं? एनी इन्फेक्शन विच इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट और एनी एक्टिविटी इन अ हेल्थ केयर सेटिंग. और कब कहते हैं? अगर आज मरीज एडमिट हुआ उसके एडमिशन के 48 आवर्स के बाद जो इन्फेक्शन एक्वायर होगा उसको हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन कहते हैं. अगर 48 आवर्स से पहले हो गया, 24 आवर्स फॉर एग्जाम्पल, उसको हम हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन नहीं देंगे. So what we are supposed to do? The minimum we can do for a patient, सबसे कम हमारा पेशेंट हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है? Primum non nocere. That is, please do no harm to your patients. कम से कम कुछ नुकसान मत करिए अपने पेशेंट का जब वो आपके पास ठीक होने के लिए आ रहे हैं. और हम क्या नुकसान करते हैं? Obviously, जो हम हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन दे रहे हैं, that is a harm to the patient. So what are we supposed to do? This is the chain of infection. एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, उसका रिजर्वॉयर है,
ऑटोमेटिकली उसको ट्रांसमिशन का चांस मिल गया। एक होस्ट है, ससेप्टेबल होस्ट कौन है, हमारा पेशेंट है, वो होस्ट हो गया। वी आर सपोज टू ब्रेक दिस चेन ऑफ इन्फेक्शन। नाउ आवर फोकस फॉर दिस प्रेजेंटेशन इज हाउ टू ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। सो व्हाट इज योर रोल? What is your role in infection prevention? कैसे आप लोग इस infection prevention की चेन को ब्रेक कर सकते हैं? क्या क्या कर सकते हैं हम, जो हमारे पास मरीज आ रहा है वो ये सोच के आए कि हाँ मैं डॉक्टर साहब के पास जा रहा हूँ तो मैं उस बीमारी से ठीक हो जाऊँगा, मुझे कोई और रिस्क नहीं होगा वहाँ जाने का, फिर हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद मुझे और कोई इन्फेक्शन नहीं लगेगा। दिस इज आवर ड्यूटी टू ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन। क्या क्या कर सकते हैं हम इन्फेक्शन प्रिवेंशन? यस, यस, वेरी गुड, स्टेरिलाइजेशन, वेरी गुड। और क्या कर सकते हैं? इसमें जो इन्फेक्टेड मरीज है उनसे जो नया मरीज आ रहा है उससे बचा कर। यस, वेरी गुड। एक दूसरे के बीच में ट्रांसमिशन को रोकने के लिए, तो वो रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आइसोलेशन। ओके, चलिए, क्या प्रिकॉशन? स्टेरिलाइजेशन करना है और आइसोलेशन और मास्क एंड ग्लव्स। यस, वेरी गुड, मास्क, ग्लव्स, स्टेरिलाइजेशन, आइसोलेशन, मास्क एंड ग्लव्स और proper disposal of waste. Very good, proper disposal of waste. Proper disposal of waste और वो सब बता रहे हैं आप लोग। बिस्मिल्लाह कहाँ से होती है? हैंड हाइजीन से होती है ना। इन्फेक्शन प्रिवेंशन की बिस्मिल्लाह हैंड हाइजीन से होती है। This is the simplest, easiest, most economical, cheapest method of infection prevention. It is a self-to-do vaccine. It is like a double-edged sword. हम अपने आप को भी बचा रहे हैं और हम अपने पेशेंट को भी बचा रहे हैं। So what we are supposed to do? We are supposed to follow the universal precautions or standard precautions. और standard precautions क्या होते हैं? These are the measures which these are the infection prevention measures जो हमें हर patient पे जो भी हम देखेंगे for all patients at all times irrespective of their HIV, HBV और HCV और COVID status, हमें सारे patients में हमेशा follow करने हैं जो practices, उनको हम standard precautions कहते हैं। This is the standard of care. क्या क्या है ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस? इट इज इन योर हैंड्स, हैंड वॉशिंग एंड एंटीसेप्टिक्स, देन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स किसी ने बताया था, दैट इज पीपी एंड ग्लव्स वाज एन एग्जांपल ऑफ दैट। फिर उसके बाद किसी ने बताया बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, देन प्रिवेंशन ऑफ नीडल एंड स्टिक एंड शार्प इंजरीज। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड फॉर अस, मतलब ये प्रिकॉशन इज फॉर आवर सेफ्टी, नॉट that much for our patient safety, although patient से भी लिंक है ये, लेकिन ये बेसिकली हमारी सेफ्टी के लिए, बिकॉज प्राइमम नॉन नोसेयर को जो अभी हमने डिस्कस किया था, प्राइमम नॉन नोसेयर प्लीज डू नो हार्म, इट वाज फॉर प्लीज डू नो हार्म टू योर पेशेंट्स एंड टू योरसेल्फ। दोनों की हमें करनी है, सुरक्षा करनी है, ये नहीं कि सिर्फ पेशेंट को बचाने के लिए अपने आप को वो कर दिया। Then post exposure prophylaxis, अगर God forbid anyone suffers from needle stick injury, then we have to follow the post exposure prophylaxis and antimicrobial stewardship. And I am not discussing sterilization in this, although sterilization, as you said, is an important component of infection prevention. But sterilization, we are talking about the basic infection prevention practices. We are not talking about सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस और सर्जिकल इन्फेक्शन प्रिवेंशन, तो मैंने इसलिए स्टेरिलाइजेशन को स्किप कर दिया क्योंकि वो उधर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम सर्जरीज की बात करते हैं। और कुछ आइसोलेशन किसी ने बोला था, आइसोलेशन क्या होता है कोई डिफाइन करेगा? मैं टॉपिक जाना भूल गई, सॉरी, जल्दी में सुबह में। व्हाट इज आइसोलेशन? किसने बोला था? जल्दी जो पेशेंट आ रहा है तो ऑलरेडी जो इन्फेक्टेड पेशेंट हमारे पास मौजूद है उससे
उसको ये वाला इन्फेक्शन ना हो जाए जैसे हॉस्पिटल रिक्वायर्ड निमोनिया उसको मतलब जो नया वाला पेशेंट है उसको आइसोलेट करके रखें। मैम हम डिज़ीज़ के होने से उसका जब तक उसका पूरा पीरियड है, जब तक जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको आइसोलेट करके रखना है, हेल्दी पर्सन को नहीं, जो इन्फेक्टेड पर्सन है। Yes, isolation is when a person is infected and diseased, उसको हम वो कर रहे हैं, segregate कर रहे हैं from other patients. और दूसरा टर्म क्या होता है इसी से मिलता जुलता जो होता है, that is quarantine. That is a person who is exposed but not yet infected, उसको हम वो कर रहे हैं. So is this for all the patients? हम अपने हॉस्पिटल में सारे पेशेंट्स को आइसोलेट करते थे? नहीं करते ना. और जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन है ना, इट इज़ बेसिकली मोर ऑफ कॉमन सेंस. हमें अपनी बजट देखना है, अपना फिजिबिलिटी देखना है, हम कितना फॉलो कर सकते हैं. सिर्फ गाइडलाइंस बनाने से काम नहीं चलता है. कोविड वाज अ पैंडेमिक, उस वक्त इट वाज नेसेसरी, आइसोलेशन वाज नेसेसरी. ऐसे ही कुछ ऐसे डिजीजेज होती है जिसमें हाई ट्रांसमिशन रेट होता है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पेशेंट ऑफ मीजल्स. अगर मीजल्स का पेशेंट है तो हम ऑब्वियसली उसे आइसोलेट करेंगे. लेकिन जो नॉर्मल हमारे जनरल पेशेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हम अगर गायनी वार्ड में जाएं तो डिलीवरीज हो रही होगी या पोस्टमार्टम हेमरेज के पेशेंट्स होंगे या और भी कुछ इश्यूज होंगे उनके पेशेंट होते, तो हम ऑब्वियसली उन्हें आइसोलेट नहीं करेंगे. हम आइसोलेट डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से करते हैं. So we'll be discussing all these points one by one. So hand washing and antisepsis as we discussed, जब बिस्मिल्लाह होती है इन्फेक्शन कंट्रोल की तो वो हैंड वॉशिंग और एंटीसेप्सिस से होती है. कैसे करते हैं हैंड हाइजीन परफॉर्म? सब टीवी में आज चल रहे होते हैं ना, 6 steps. Yes. कैसे? आगे जो बताया गया था अभी कोविड वाले आगे पीछे फिंगर्स, थंब, नेल्स. यस, वेरी गुड. एक बार सब लोग साथ में करें. बस एक चेंज है, जो WHO गाइडलाइंस है वो पहले कहते थे कि रिस्ट करना है, बट नाउ द WHO गाइडलाइंस है कि रिस्ट को हमें नहीं करना. वो क्यों नहीं करना? जब हमने ये करा वी हैव सीन दीस पार्ट्स ऑफ द हैंड, फिर जब हमने रिस्ट को अपनी टच कर लिया एंड में, तो जो भी कंटामिनेशन यहाँ पड़ता वो सब फिर से हमारे यहाँ लग गया. एंड दिस इज द पार्ट व्हिच कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द. हाँ ठीक है, तो हमें ये नहीं करना बाद में. एक बार साथ में कर ले सब लोग, कैसे कैसे करना है और कितनी देर तक करना है. 20 to 30 seconds if you are using a hand sanitizer, or 40 to 60 seconds if you are using soap and water, right? और we can sing the happy birthday song in our mind. तो जब तक वो चलता है तब तक हमको करते हैं. So palm to palm, then back of palm with finger interlaced, एक दूसरे के अंदर फिंगर्स होनी चाहिए. Each step 5 times. Then again palm to palm with finger interlaced this time. और थोड़ा थोड़ा नीचे तक ले आते हैं हम ताकि रिस्ट भी हमारी यहीं कवर हो जाए. हम बाद में तो रिस्ट कर नहीं रहे. Then tip of the fingers, and knuckles, and finally the thumb. जो यहाँ नहीं कर रहा ना वो पेशेंट ये नहीं करेगा. बिकॉज ये एक आदत हो जाती है. जैसे हम लोग जब बचपन में हमें लगता है कितने सारे स्टेप्स हैं, ये कैसे कर सकते हैं. जब आप पेशेंट आपके पास आया, एक पेशेंट आया, आप उससे बात करते हैं ऑब्वियसली, पहले एकदम से उसको टच करना शुरू नहीं कर देते. तो मीन बाय यू आर जस्ट इंट्रोड्यूसिंग योर पेशेंट, इज इंट्रोड्यूसिंग योर, या फिर अपनी बीमारी एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके दौरान आप ये कर सकते हैं. फिर उसके बाद आप पाल्पेशन है, एग्जामिनेशन जो भी करना है वो करिए. एंड सेकेंडली जो हमें बचपन में सिखाते थे कि वुज़ू कैसे कैसे करना है, हमें कितना मुश्किल लगता था कैसे आप, मगर वो हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट्स में आ गया ना, रिफ्लेक्सेस में. ऐसे ये भी आपके रिफ्लेक्सेस में आ जाएगा, बशर्ते कि आप इसको करें. अगर नहीं करेंगे तो नहीं आएगा ऑब्वियसली. ओपीडी आईपीडी के लिए दोनों, ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट होते हैं. हाँ, तो वही तो 20 सेकंड वॉशिंग एवरी पेशेंट है. वॉश नहीं करना आप. इट इज नॉट पॉसिबल कि यू विल गो टू द वॉश बेसिन एंड वॉश. तो यू हैव टू कीप अ सैनिटाइजर ऑन योर टेबल. और जैसे ही एक पेशेंट या दूसरा पेशेंट आ रहा है वो आके बैठेगा, कुछ बोलेगा, उस बीच में यू कैन ऑलवेज डू दिस. बात करते करते नहीं करना है आपको, अलग से उसके लिए टाइम ही नहीं करना. दिस इज परफेक्टली पॉसिबल. ना गायनी ओपीडीज आप लोग ने अगर कभी गए हो, यू आर फ्रॉम अलीगढ़, बाहर से गायनी ओपीडी यहाँ पर जो चलती हैं अराउंड 500-600 पेशेंट्स एक दिन में देखते हैं वो लोग, प्रोफेसर नमकीन और जो सीनियर हैं. लेकिन वो दे आर द चैम्पियन, दे आर एम्बेसडर्स. हम लोग कहते हैं जब ये लोग कर सकते हैं तो सब कर सकते हैं.
आपकी स्लाइड मुझे बहुत परेशान कर रही है, क्या जाना पड़ता है। सो वंस यू हैव परफॉर्म हैंड हाइजीन, उसके बाद बिफोर डूइंग एनी अदर थिंग, जो जिस पर्पस के लिए आपने हैंड हाइजीन परफॉर्म करी है, उस पेशेंट को एग्जामिन करने के लिए, उस बीच में आपको कुछ और टच नहीं करना है। योर हैंड शुड बी इन दिस पोजिशन, जिसको नमस्ते पोजिशन कहते हैं, ताकि फिर आपने अगर कुछ और टच कर लिया, उसका इन्वेस्टिगेशन फॉर्म या ट्रीटमेंट का, तो सब कंटामिनेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले फिर आप एग्जामिन करिए पेशेंट को, या जिस भी काम के लिए कराए। नाउ सेकेंड इज दी इंडिकेशंस। व्हाट आर द इंडिकेशंस? कब कब करना है हैंड हाइजीन परफॉर्म? ये तो पता है कि हमें करना है, कब कब करना है हैंड हाइजीन परफॉर्म? पेशेंट को एग्जामिन करने से पहले ही है, करने के बाद, एग्जामिन करने के बाद, प्रिस्क्रिप्शन लिखने के बाद, डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद। वेरी गुड। बिफोर एग्जामिनिंग, आफ्टर एग्जामिनिंग, प्रिस्क्रिप्शन दिख रहा है ये? यस मैम। और प्रोसीजर उससे पहले और उसके बाद। प्रोसीजर मतलब सर्जिकल प्रोसीजर। और कोई प्रोसीजर नहीं हो सकता? हम सर्जरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल पेशेंट केयर की बात कर रहे हैं। Take the swabs, oral swabs and बिफोर एंड आफ्टर। चलिए, जो आप लोगों ने मुझे बता दिया कि हमें कब तक करना है हैंड हाइजीन परफॉर्म। नाउ एनीबॉडी नोज अबाउट द मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन, द मोमेंट्स WHO हैज प्रिस्क्राइब्ड? ये वही सब है जो आप लोगों ने बताया। क्या क्या मोमेंट्स हैं? दे आर व्हाट वी सी द गोल्डन मोमेंट्स और द गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, या जिसको मैं कहती हूँ 5 सुनहरे मौके जो WHO ने हमें बताया है फॉर परफॉर्मिंग हैंड हाइजीन, जब हम हैंड हाइजीन परफॉर्म कर सकते हैं। कौन कौन से 5 सुनहरे मौके हैं? पेशेंट को छूने से पहले, बिफोर टचिंग अ पेशेंट। सो द एग्जांपल गिवन वाज बिफोर एग्जामिनिंग। सो दिस इज द फर्स्ट गोल्डन मोमेंट। फॉर एग्जांपल, बिफोर एग्जामिनिंग, बिफोर टेकिंग पल्स, बिफोर टेकिंग ब्लड प्रेशर, या किसी भी फॉर्म में आपको टच करना है पेशेंट को, दैट इज द फर्स्ट गोल्डन मोमेंट टू परफॉर्म हैंड हाइजीन। दूसरा सुनहरा मौका कौन सा है? सेकेंड, आफ्टर एग्जामिनिंग और आफ्टर टचिंग द पेशेंट। दिस इज द सेकेंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी जब हम हैंड हाइजीन परफॉर्म कर सकते हैं। द थर्ड गोल्डन अपॉर्चुनिटी इज बिफोर एनी एसेप्टिक प्रोसीजर। दिस एसेप्टिक प्रोसीजर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, फॉर एग्जांपल, एनी सर्जिकल प्रोसीजर, लेकिन अभी हम क्योंकि सर्जरीज की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें द हैंड हाइजीन की परफॉर्म इज एंटायरली डिफरेंट। यू हैव टू डू सर्जिकल स्क्रब, सिर्फ हैंड हाइजीन से काम नहीं चलेगा। तो फॉर एग्जांपल, जो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, इट वाज कलेक्शन ऑफ ओरल स्वाब्स, या आपको ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है, या पेशेंट की ड्रेसिंग करनी है, या यूरिनरी कैथेटर डालना है, या ये इंट्रा कैथ लगाना है। तो दीज आर ऑल एसेप्टिक प्रोसीजर्स। देन फोर्थ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आफ्टर एनी बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, मतलब यही जो प्रोसीजर्स आपने करे इनके बाद। तो ये सब आपने बता दिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने बताया, दैट वाज आफ्टर प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग। जो 5th गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, which we often forget, is after touching the patient's environment. That is, patient से लिंक कोई भी चीज़ आपने टच करी, पेशेंट का ट्रीटमेंट कार्ड, पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन फॉर्म, पेशेंट की ट्रिप को आपने तेज करा, हल्का करा, कुछ भी करा, या पेशेंट का बेड छुआ आपने, या पेशेंट ने दवाएं दिखा दी, डॉक्टर साहब देखिएगा ये दवाएं मैं ठीक खा रहा हूँ नहीं खा रहा हूँ। दैट इज द 5th गोल्डन अपॉर्चुनिटी विच वी ऑफन मिस। सो दैट वाज विच यू टेल फॉर प्रिस्क्रिप्शन वाला। So these are the 5 golden moments: before touching a patient, after touching a patient, before any aseptic procedure, after body fluid exposure, and after touching the patient's environment. लेकिन अब जैसे आप कह रहे थे कि इतना हम नहीं कर सकते, तो my request is at least in between the patient, before, सबसे पहले कुछ भी करने से पहले start अपनी OPDs, खत्म करने के बाद, and in between each patient, please do perform hand hygiene. हम WHO के it is मोर द मेरियर, जितना आप करें उतना अच्छा है, लेकिन जो मिनिमम मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे कि एटलीस्ट हर पेशेंट के बीच में ज़रूर करिए, ताकि क्रॉस ट्रांसमिशन ना हो इन्फेक्शन का। मैडम, यह लॉन्ग एक्टिंग कोई ऐसा सैनिटाइजर है जो मतलब थोड़ा ड्यूरेशन उसका ज़्यादा रहे डिसइंफेक्शन का? पार्डन? उसको एक बार हम लोग लगा लें तो उसका लॉन्ग एक्टिंग हो रहे डिसइंफेक्टेंट टाइम। लॉन्ग एक्टिंग से मतलब
मतलब जो सैनिटाइजर हम लोग यूज़ कर रहे मतलब एक पेशेंट से लेके 10 पेशेंट तक काम करे हो? नहीं ना, मतलब सेकंड वाले को इन्फेक्शन ना हो, लेकिन बेटर ये है कि अगर कभी थोड़ा सा कुछ हो गया बीच में। नहीं, हर पेशेंट के बीच में करना है, हर पेशेंट के बीच में करना है, ऐसा कोई डिसइंफेक्टेंट नहीं है क्योंकि आपने टच करनी है ना, तो वो डिसइंफेक्टेंट का फिर दूसरा माइक्रोब्स आ गए तो अब उन्हें ख़त्म करने के लिए दोबारा करना ही पड़ेगा। नहीं, वो तो बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं कर लूँगी, इट्स फाइन। Then personal protective equipment, again these were in high demand in newspapers etc. पूरे कोविड टाइम में हर जगह जो हाहाकार थी वो थी पीपीई की। इससे पहले पीपीई हम लोग सिर्फ ग्लव्स और मास्क शायद या गाउन या फिर सर्जिकल में जाते थे। उसके बाद जो पीपीई की मारामारी हुई वो फिर एक वो भी अगेन फैशन सिंबल बन गया कि पीपीई पहनो, पूरा गाउन और सब कुछ पहनो और एक फोटो सेल्फी लो और फिर उसे फेसबुक पे अपलोड करो। But please remember, PPE is a part of infection prevention protocol, but judicious use of PPE is very important. मतलब जो PPE हमें जहाँ चाहिए हमें सिर्फ उसी का इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि मैं सिर्फ पेशेंट का सैंपल लेने जा रही हूँ और मैं अपनी अथॉरिटी से कहूँ मैं तो पूरा सब कुछ पहन के जाऊँगी, गाउन भी चाहिए मुझे, मास्क भी चाहिए, N95 भी चाहिए, गॉगल भी चाहिए। इट इज़ नॉट पॉसिबल। और कोविड टाइम्स में यही हो रहा था, बहुत सारा अनजडिशियस यूज़ हो रहा था जिसकी वजह से जहाँ सचमुच चाहिए था वहाँ पर वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे रिसोर्सेज। तो एक तो जो पीपी के 2-3 गोल्डन रूल्स हैं। ऑलवेज बिफोर डॉनिंग ऑन पीपी परफॉर्म हैंड हाइजीन, आफ्टर डॉफिंग ऑफ पीपी परफॉर्म हैंड हाइजीन, एंड जिस पेशेंट केयर एक्टिविटी के लिए आपने पीपी पहना है, एक और होता है हमारे यहाँ टीचिंग हॉस्पिटल है, बड़े जो नए नए इंटर्न्स होते हैं, नए नए GR1 PG होते हैं, उन्हें बड़ा मज़ा आता है पहनने में गाउन और वो सब। अब फिर वो वही पहन के पूरे में कैंटीन में जाएंगे और पूरे में घूमते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है ना। वो पहन के रोटी स्क्रब पहन के सारे में घूम रहे हैं, सब लोग देखते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, बट व्हाट दे आर डूइंग, दे आर स्प्रेडिंग इन्फेक्शन। वही लेके वो फिर वापस ओटी में चले गए। हम क्या करते हैं, उनका फोटो खींच लेते हैं और उन्हें डिस्प्ले कर देते हैं ये ऐसे ऐसे पाए गए, ताकि फिर नेक्स्ट टाइम कोई और उसको ना करे। दे आर कंसिडर्ड एज ब्लैक स्टारर्स ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन। तो उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ेगा। तो दिस इज कि जहाँ पर जिस एक्टिविटी के लिए करा है आपने उसको करिए, उसके बाद उसको डॉफ कर लीजिए। तो क्या क्या याद रखना है, जडिशियस यूज, प्रॉपर डॉनिंग एंड डॉफिंग, हैंड हाइजीन एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ कॉज। जो पीपी है उसको प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट डस्टबिन में हमें डिस्कार्ड करना है। एंड ये देखिए, ये जैसे मैं आपको बता रही थी, कुछ कुछ फोटोग्राफ है कॉरिडोर पे घूम रहे हैं, वहाँ बैठे हुए कैंटीन में बैठे हैं, अपनी फाइल्स वहीं लेके चले गए। ये सब फोटो इसी तरह से हम करते हैं। और कुछ पीपी में अगर आप लोगों को पूछना है मुझसे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में प्रोसीजर नहीं डिस्कस करी, किसी को याद नहीं रह सकता जो पूरा वो गाउन और वो सब होता है जो कोविड में पहना चाहता था। हम लोग तो पोस्टर बना के उसे चेंजिंग रूम्स में लगा देते हैं। यू कैन ऑलवेज सी दोज पोस्टर्स एंड परफॉर्म, क्योंकि एकदम से याद रखना, उसे मदद करना इज डिफिकल्ट। मैडम ये धोती ड्रेस है, इसका इधर मतलब ऐसा है कि इसके ऊपर तो गाउन आता है, इसका गाउन, हाँ, इसके ऊपर गाउन आता तो है। इसको मतलब ओटी के जो वॉशरूम है वहाँ तक तो इसको यूज़ किया जा सकता है। नहीं, हम लोग तो नहीं लेकिन अलाउ। अगर कभी कभी ये होता है कि प्रोसीजर करने के बाद पेशेंट को पोस्ट ऑफ देखना है इमरजेंसी में, तो अभी ये यूज़ करते हैं। तो चेंज करके जाए ना हर बार। जब एक बार बाहर निकल गए तो आपको अपने जनरल क्लोथ्स में आना है। अगर आप बाहर निकल गए, बाहर का सब कंटामिनेशन आपने ले लिया, फिर आप इस ड्रेस को पहन के अंदर दोबारा नहीं जा सकते। इवन माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, वी आर द हब ऑफ इन्फेक्शंस। हमारे पास तो सारे बैक्टीरिया वायरसेस हम ग्रो कर रहे हैं, हमारे पास तक आ जाते हैं इसी ड्रेस में रिपोर्ट लेने के लिए। हम तो देते ही नहीं रिपोर्ट, हम नहीं देंगे, पहले चेंज करके आओ, उसके बाद रिपोर्ट मिलेगी। नाउ दिस इज द चैलेंज। तो एज लॉन्ग एज दे आर एंटरटेनिंग अस, तो चैलेंज नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन व्हेन दे इंस्पायर आवर सर्जन्स, आवर कलीग्स, तो क्या होता है, अगर इनको मास्क लगाना है तो विल द मास्क कवर द बियर्ड? कवर करेगा? कैसे करवाएंगे कवर? पे सर्जरी करनी है या कोविड टाइम्स थे तब भी क्या करना पड़ेगा?
Can you ask them to shave it off? No, never. कौन बताएगा इसका आंसर? ज़्यादा मुश्किल है क्या? मास्क should only cover the entire जितना भी hairs होता है उसको पूरा इस एरिया को कवर करना है, लेकिन बेड है तो फिर वो नहीं कवर कर पाएगा, तो फिर क्या करना चाहिए? फेस शील्ड तो नहीं हो पाएगी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, उसमें स्पेस रह जाएगी ना. बट यू आर वेरी नियर. बड़ा मास्क सिलवा लो, कस्टमाइज्ड मास्क. वी हैव कस्टमाइज्ड मास्क इन आवर हॉस्पिटल, तो अपने टेलरिंग सेक्शन में बड़े मास्क को करने. नाउ अनदर चैलेंज, हम लोग क्या बहुत कॉमन है, स्टाफ सर्जरी में जा रहे हैं, अब बाकी तो ड्रेस चेंज कर लिया, स्टाफ का क्या करें? यही जो सारे में लेके घूम रहे हैं, कल मार्केट भी गए थे, रेस्टोरेंट भी गए थे, और हो सकता है किसी पेशेंट को देख के राउंड भी लेने आए हो. अब यही फिर ओटी में अलाउ कर देंगे स्टाफ? OT स्कार्फ, a different scarf for the OT or a covering over this scarf. Another challenge, interns की ड्यूटी लगती है ना OT में, तो इनको चाहिए हेड कवर. Surgeons or any staff with who are not having hair, bald, मस्ट must. क्यों? हेयर तो है नहीं. अभी मतलब भी अगर वहाँ पर कोई लॉज या इन्फेक्शन तो वो इंट्राएब्डोमिनल सर्जरीज को अगर हेयर नहीं भी है तो जो स्किन स्क्वैम्स होते हैं वो भी शेड होते हैं, तो उनको कवर करने के लिए हमें चाहिए हेड कवर. देन अनदर इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन इज बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट. आई होप आई एम नॉट बोरिंग यू पीपल. अगर कहीं भी आप लोगों को कुछ क्वेरी लगे तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी. Biomedical waste management, though, because it is a rule, all the hospitals, at least, they have facilities for biomedical waste management. But the question is, what is biomedical waste? होता क्या है biomedical waste? used screen, gloves and all things. Yes. OT started. Waste from different sections of hospital. Waste from different sections of hospital is considered as biomedical waste. और अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इम्यूनाइजेशन कैंप लगाया, तो उस कैंप के बेस को बायोमेडिकल वेस्ट मानेंगे? Any procedure which can inside the OT, inside the hospital, IPD. इनसाइड हॉस्पिटल, इनसाइड OT हो गया. मैंने एक हेल्थ कैंप लगाया यहाँ, ये यूटीसी सेंटर है, इसके बाहर मैंने कैंप लगा दिया, उसको मानेंगे बायोमेडिकल वेस्ट? Yes, yes. चलिए ठीक है. मैंने एक वेटनरी डॉक्टर हूँ, एनिमल्स का ट्रीटमेंट करती हूँ, वहाँ के वेस्ट को मानेंगे बायोमेडिकल वेस्ट? वहाँ जो जनरेट हो रहा है वोटिंग करने माना जाएगा? नहीं माना जाएगा. How many hands for veterinary waste to be considered as biomedical waste? Raise your hands. या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, ये नहीं हमारे, या तो ऐसे या ऐसे. अभी तो तुम मना कर रही थी. Yes, it has to be considered as biomedical waste. बायोटेक्नोलॉजी यूनिट है हमारा बहुत बड़ा सा, बायोटेक्नोलॉजी लैब, उसकी वेस्ट को मानेंगे बायोमेडिकल वेस्ट? यस, वेरी गुड. यहाँ पॉइंट आ गया. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेस्ट जो भी जनरेट होगा, तो फिर घर वाले वेस्ट, हम भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारा वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट होगा? हाँ जी बताइए. लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर घर में भी होता है ना, डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो इंसुलिन सिरिंजेस होते हैं,
सैंपल कलेक्शन के लिए घर पे बुला लेते हैं, या फिर जो और अब हम लोग इतने अभी उस लेवल तक नहीं पहुँचे, हम तो अभी हॉस्पिटल में ही स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारा वेस्ट मैनेज हो जाए। अदरवाइज इन दिल्ली एक्सेट्रा दे आर डिस्पोजिंग सैनिटरी पैड्स एक्सेट्रा ऑल्सो एज पार्ट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। तो क्या होता है बायोमेडिकल वेस्ट? एनी वेस्ट विच इज जनरेटेड ड्यूरिंग दी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट or management or immunization or vaccination of human beings or animals, and the laboratory biotechnology unit waste is considered as biomedical waste. कौन कौन से 4 कैटेगरीज होती हैं? रेड, ब्लैक, ब्लू, येलो, निकले जाके येलो, रेड और कौन कौन सी चला रहा है? ब्लू, ब्लैक, रेनबो कलर तो हम बायोमेडिकल येलो, ब्लैक, ब्लू एंड रेड। येलो में क्या क्या डिस्कार्ड करेंगे? ह्यूमन ब्लड कंटामिनेटेड, ह्यूमन ब्लड कंटामिनेटेड, ब्लड से तो कुछ भी कंटामिनेट हो सकता है। ब्लड कंटामिनेटेड इज नॉट जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है वो मतलब मैं बॉडी पार्ट्स और मतलब फॉलो नहीं हो रहा है बायोमेडिकल वेस्ट, इतना तो मुझे समझ में आ गया। ट्यूब्स, कैथेटर, ये सब रेड में जाएगा, उसमें येलो में जाएगा। एम्पुटेटेड पार्ट्स हो गए जो बॉडी पार्ट्स में आते हैं, कल्चर प्लेट, स्वाब्स, यस, ये येलो में जा रहा है। ब्लैक में क्या जाएगा? किसने कहा था ब्लैक एज बायोमेडिकल वेस्ट? तुमने कहा क्या जाएगा ब्लैक? इतनी बार तो ये आगे पीछे मेरी स्लाइड हो गई थी, कलर ही देख लेते कभी ग्रीन भी होता है। रेड, येलो, व्हाइट एंड ब्लू। ब्लैक इज नॉट अ पार्ट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, ओके? ब्लैक इज फॉर द जनरल वेस्ट। ऑब्वियसली हॉस्पिटल में जनरल वेस्ट प्रोड्यूस होता है तो उसके लिए होते हैं ब्लैक डस्टबिन। अगर मैं आप लोगों के लिए चॉकलेट लेके आई होती तो उसके रैपर कहाँ डालते हैं? ब्लैक में डालते हैं ना। अगर हमने समोसा पार्टी करी होती तो उसके जो डिस्पोजेबल प्लेट्स होती है वो कहाँ डालते हैं? ब्लैक में डालते हैं। या आप लोग मुझे बुके देते तो वो कहाँ पे बाद में अल्टीमेटली जाता? ब्लैक में जाता। तो दैट इज फॉर दैट टाइप ऑफ वेस्ट। हॉस्पिटल वेस्ट के लिए जो बायोमेडिकल वेस्ट, हेल्थ केयर वेस्ट है, उसके लिए 4 कैटेगरीज होती हैं, रेड, येलो, व्हाइट एंड ब्लू। अब येलो में क्या जाएगा? ऑल दीज आर फॉर इन्फेक्शियस वेस्ट। कोई भी ब्लड सोक्ड वेस्ट होगा वो, लेकिन कहाँ पे क्या डालना है? एनीथिंग विच इज इन्फेक्शियस और ब्लड सोक्ड एंड इट इज नॉट प्लास्टिक, इट विल गो इन येलो। मतलब जो प्लास्टिक नहीं है वो येलो में जाएगा। नॉन प्लास्टिक एंड नॉन रबर वेस्ट, जैसे कि आपने क्या एग्जाम्पल दिए, किसी ने बॉडी पार्ट्स, एम्पुटेटेड बॉडी पार्ट्स, स्वाब्स, बैंडेजेस, या जो डिस्कार्डेड मेडिसिन होती हैं, जो बच गई मेडिसिन, वो जाएंगी इसमें। या जो केमिकल वेस्ट होता है हॉस्पिटल का वो भी येलो में जाता है, ओके? तो अब येलो में क्या जा रहा है? जो भी इन्फेक्शियस वेस्ट है मगर वो प्लास्टिक नहीं है और वो रबर नहीं है। जो इन्फेक्शियस वेस्ट है, चाहे वो ब्लड सोक, मतलब इन्फेक्शन मतलब वो ब्लड सोक भी हो सकता है, और वो प्लास्टिक और रबर है, तो वो जाएगा काय में? रेड में जाएगा। ला से लाल, ला से लचीला, प्लास्टिक, रबर, वो जा रहा है लाल से डेंजर, डेंजर साइन होता है ना, तो वो जो रैप पिकर्स होते हैं वो ये सब चीज़ें उठा लेते हैं, इट इज़ अ डेंजर साइन अगर हमने प्रॉपर्ली डिस्कार्ड नहीं करा उसे। और फिर वो ऐसे ही बिना प्रोसेस हुए हुए हमारे पास आ जाता है। कई बार होता है ग्लव्स के पैकेट खोले, वो ब्लड सोक्ड ऑलरेडी होते हैं, ब्लड लगा हुआ होता है, इसलिए इसको प्रॉपर्ली डिस्कार्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइडियली उस पर एक निक दे देना चाहिए ताकि कोई जो ऐसे यूज ही ना कर पाए। एक निक दे दिया कैपिटल पे। क्या क्या जा रहा है इसमें रेड में? प्लास्टिक, रबर। एग्जाम्पल दीजिए। रबर और प्लास्टिक, एग्जाम्पल जैसे ग्लव्स है, कैथेटर्स है, आईवी सेट्स है, वैक्यूटेनर्स हैं, ये सब आपके रेड में जा रहे हैं, ठीक है?
या जो रैपिड टेस्ट किट्स होती हैं वो भी फिर रेड में जाती हैं। पीपी के जो गाउन्स वगैरह हम लोग कोविड टाइम्स में यूज़ कर रहे थे वो 2 तरह के आते थे, एक तो प्लास्टिक मटेरियल के आते थे वाटरप्रूफ, और कभी कभी वैसे आ जाते थे फैब्रिक वाले जो वाटरप्रूफ। तो डिपेंडिंग ऑन के क्या मटेरियल है, अगर वो प्लास्टिक टाइप के हैं तो वो रेड में जाते हैं, और अगर वो वैसे कॉटन टाइप के हैं जैसे HIV किट में मिलते हैं तो वो येलो में जाते हैं। ब्लड लगा है नहीं लगा इररिस्पेक्टिव। पोस्ट डायलिसिस, डायलिज़र एंड ब्लड ट्यूब्स रेड। ओनली एक्सेप्शन जो वो प्लास्टिक वेस्ट है मगर वो येलो में जाता है, दैट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन बैग्स। वो प्लास्टिक के होते हैं मगर वो येलो में जाते हैं। तो ये आपका रेड और येलो हो गया। व्हाइट में क्या जा रहा है? व्हाइट का किसी ने नाम ही नहीं लिया था। तब के लिए तभी आवाज व्हाइट में क्या जा रहा है? शार्प वेस्ट, जो नीडल्स हैं, प्लेट्स हैं, स्काल्पल्स हैं, सिरिंज अगर विद नीडल है, अगर सिरिंज विदाउट नीडल है तो वो प्लास्टिक की हो गई तो वो रेड में चली जाएगी, और सिरिंज विद नीडल है तो वो व्हाइट में चली जाएगी। फिर ब्लू में क्या जाएगा? शार्प तो इधर चला गया, जो शीशे वाला शार्प है, कार्ड्स वाला जो शार्प है वो ब्लू में चला जाता है। एंड मेटालिक इम्प्लांट्स जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जरी हुई उसके बाद में जो मेटल इम्प्लांट लगा है वो निकालने के लिए जो सर्जरी होती है, डेंटल इम्प्लांट्स होते हैं, वो सब ब्लू में जाते हैं। अब याद हो गया ना सबको कौन कौन से कलर है? रेड, येलो, ब्लू, वाइट। एक्सपायर मेडिसिन येलो, अभी मैंने बोला था इसमें शायद लिखा हुआ है एक्सपायर्ड मेडिसिन येलो। देन फिर दूसरी चीज़ क्या है कि जब नीडल आप पर्टिकुलरली सिरिंजेस नीडल्स यूज़ कर रहे हैं जो आप लोग करते ही होंगे, उनको नीडल कटर में काटना है। अगर नीडल कटर अवेलेबल नहीं है तो फिर वो पूरी की पूरी सिरिंज विद नीडल वाइट में चली गई, राइट। प्रेफरेबल है कि नीडल कटर में काट दें उसको, लेकिन नीडल कटर शुड बी प्रेजेंट एट द पॉइंट ऑफ केयर। अगर आप OPD में बैठे हैं, आपका पेशेंट यहाँ पर है तो वहीं पर नीडल कटर होना चाहिए, या वार्ड में है तो आपके पास कोई इंजेक्शन ट्रे होनी चाहिए जहाँ पे वार्ड में जा रहे हैं तो हर पेशेंट के पास वो नीडल कटर ट्रे में लेके जाएं। ये नहीं कि मेरा पेशेंट यहाँ पर है और मेरा नीडल कटर, इलेक्ट्रिक नीडल कटर में ये बहुत होता है, नीडल कटर वहाँ इंस्टॉल्ड है, मैंने यहाँ इंजेक्शन लगाया तो मैं इंजेक्शन को लेके जा रही हूँ। तो इन बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन कहीं ना कहीं चांस है नीडल स्टिक इंजरी का। The most common exposure, most common occupational hazard for doctors or any healthcare is needle stick injury. हर डॉक्टर या नर्स या टेक्नीशियन वंस इन अ लाइफ टाइम ज़रूर सफ़र करता है फ्रॉम नीडल स्टिक इंजरी। आप लोग में भी हुआ ही होगा, लेकिन फ्यूचर में ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना है? अपना वेस्ट प्रॉपर्ली डिस्कार्ड करना है, और फिर प्रेफरेबली जब करें तो ग्लव्स पहन के काम करें। और नीडल को बेंड नहीं करना, रिमूव नहीं करना उसमें से, तोड़ने की वैसे कोशिश नहीं करनी विदाउट नीडल कटर, ट्रांसपोर्ट नहीं करना है, और रीयूज तो कभी नहीं करना। सो दीज आर बिग नोस फॉर नीडल्स, ठीक है। बेंड नहीं करना बहुत कॉमन होता है कि इससे इंजेक्शन लगाया और उसको जरूर तोड़ देते हैं, चलो टेढ़ा कर देते हैं ताकि दोबारा उसको होना। ये नहीं करना है। नेवर बेंड द नीडल, नेवर रिकैप द नीडल, नेवर रीयूज द नीडल एंड नेवर ट्रांसपोर्ट द नीडल। सीधे सीधे उसमें डिस्कार्ड करिए नीडल कटर में, नहीं है तो वाइट कैन में डाल दीजिए। गॉड फॉरबिड ये सब प्रिकॉशंस हमने ले लिए, उसके बाद भी नीडल स्टिक इंजरी हो गई तो क्या करना है? तो दैट इज पहले तो प्रिवेंशन कैसे करना है इसकी बात करने वाली। कब होती है नीडल स्टिक इंजरीज? अभी हम बात कर रहे थे ना आफ्टर यूज एंड बिफोर डिस्पोजल, मतलब हमने काम कर लिया, कोई बिफोर डिस्पोजल होता है, कोई ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसकी मैक्सिमम इंजरीज कभी होती है। किस किस प्रैक्टिसेस से चांस इंक्रीज हो जाते हैं नीडल स्टिक इंजरी के? अभी हम यही सब डिस्कस कर रहे थे। रिकैपिंग अगर कर रहे हैं तो बहुत चांस है कि नीडल स्टिक इंजरी हो जाए। देन हैंडलिंग एंड पासिंग नीडल्स और शार्प्स आफ्टर यूज, फेलिंग टू डिस्पोज ऑफ यूज नीडल्स प्रॉपर्ली, पंक्चर रेजिस्टेंट कंटेनर्स, पुअर हेल्थ केयर वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ये सब इंक्रीज कर रहे हैं नीडल स्टिक इंजरी के चांसेस। कैसे प्रिवेंट करना है? स्ट्रिक्ट कंप्लायंस टू द स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस और व्हाट वी से एज यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, अवॉइड रिकैपिंग, प्लान फॉर सेफ हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ नीडल्स आफ्टर यूज। ये प्लानिंग कैसे? मतलब बिफोर यू डू एनी प्रोसीजर एंश्योर कि सारा आपका नीडल कटर है या वाइट डस्टबिन है, सब इंश्योर कर लीजिए, उसके बाद पेशेंट का काम करिए। Then promptly dispose of used needles in appropriate sharp disposal containers
एंड रेगुलर ट्रेनिंग और इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस। अगर हम वही करेंगे जो हमें आता होगा, जो हमें पता ही नहीं होगा हमें करना क्या है, तो हम करेंगे क्या? तो अपनी और अपने स्टाफ को रेगुलर अपडेट करते रहिए विद द करंट प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। मतलब एक पेशेंट को इंजेक्शन दिए हैं, आईवी आईएम जो भी दिए, उसके फौरन साथ में मतलब नीडल कटर लेकर चलें और बिल्कुल पॉसिबल ऐसा होता है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। वी आर इन टर्शियरी केयर सेंटर, आई एम द इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर, और कोई सुनता नहीं हमारी बात, ये कहते हैं सब प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये है वो है, दुनिया भर की कहानी सुनाते हैं। तो हमने 2 एरियाज चूज करे हैं हॉस्पिटल में। एक तो गायनी डिपार्टमेंट, जहाँ सबसे ज़्यादा रश रहता है, किसी भी हॉस्पिटल में आप देख लीजिए गायनी डिपार्टमेंट ओवर क्राउडेड होता है। एंड सेकेंड, वी चोज दी इमरजेंसी और कैजुअलिटी ट्रायल एरिया। इन दोनों में हम एकदम डर के मारे कभी ट्रायल तो जाते ही नहीं थे। जब हमें नॉर्मल आईसीयूज, वार्ड्स, एचडीयूज में जहाँ कम पेशेंट होते हैं वहाँ नहीं सुन रहे, इतने क्रिटिकल पेशेंट हो रहे, तो इमरजेंसी में कौन सुनेगा? बट दिस इसी साल 5 मई को हैंड हाइजीन डे होता है, उससे 1 महीना पहले हमने ये चैलेंज लिया। हम लोग रोज राउंड पे जाने लगे इमरजेंसी एंड गाइनी। तो ट्रेन करा पहले तो हमने, पहले तो पता होना चाहिए, उसके बाद हम वहीं बैठ जाते थे, मॉनिटर करते थे। एंड ये बिहेवियरल है। मैं पेशेंट की नीडल कर रही हूँ, सिरिंज लगा रही हूँ, वो कहते थे हमारे पास वर्कलोड बहुत है, हम नहीं डाल सकते करेक्ट उसमें। अरे भाई, जैसे आप गलत डिब्बे में डाल रहे हो उतने ही टाइम आपको करेक्ट जगह डिस्पोज करना है। बस आपको इंश्योर क्या करना है कि जो जो सामान चाहिए वो अवेलेबल हो। तो वो हम लोगों ने करवा दिया कि हर पेशेंट के आसपास पॉसिबल नहीं था, तो कोई प्रैक्टिकल इनपुट्स वहाँ से हमें बहुत मिले। खुद स्टाफ ने, जो हमारा एमडीएस स्टाफ था या नर्सिंग स्टाफ था, उसने बहुत सारे आइडियाज़ दिए। हम लोग जो देखते थे, जैसे हम देखते थे कि पेशेंट की जो ट्रॉली होती है, डॉक्टर्स क्या करते हैं, सबसे ख़राब तो डॉक्टर ही होते हैं, सुनते नहीं किसी की। पेशेंट की ट्रॉली के नीचे एक ट्रे सी लगी होती है, वो उसी में डाल देते थे सारा कूड़ा। हमने वो ट्रे हटवा ली, ना रहेगी ट्रे ना डलेगा कूड़ा। अब ज़मीन पे तो मुश्किल है, इतना भी कोई वो नहीं होता कि ज़मीन पे डालें। वो ट्रे हटवा दी और हमने 3-4 बेड्स के बीच में सेंट्रल लोकेशन में डस्टबिन चलवा दी। तो जब अवेलेबल होता है, अभी भी अगर हम जाना छोड़ देंगे तो वो लोग नहीं करेंगे। और हमें सिग्निफिकेंट चेंज ऑफ बिहेवियर लगा। सिर्फ हमने थोड़ी इंसेंटिव देने के लिए पार्टी करी वहाँ पे, लोगों को जब बिरयानी कोल्ड ड्रिंक खिलाया दोस्ती तो खाने पीने से होती है, खिलाया तुम लोगों को लगा हाँ चलो ठीक है, इनकी बात सुननी चाहिए। फिर उसके बाद हमने कहा जो बेस्ट ऑफिस जो नर्सिंग ऑफिसर, उसको प्राइज़ मिलेगा हर मंथ का। तो कुछ आपको करना पड़ता है क्रिएटिव, लेकिन चेंज ऑफ बिहेवियर इट टेक्स टाइम, टेक्स एफर्ट्स, लेकिन वो होता है। और प्रैक्टिकली जब इमरजेंसी में हो सकता है और गायनी में हो सकता है तो सब जगह हो सकता है। बट वी नीड लीडरशिप। जो भी, अगर आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो आपको जो आपका हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसको मोटिवेट करना है। जब तक वहाँ से मोटिवेशन नहीं आएगा, ऑर्डर्स नहीं आएंगे, नीचे वाले नहीं फॉलो करते, पहले उनको कन्विंस करना इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अपने एफर्ट्स धीरे धीरे करते रहिए। आई एम इनटू दिस फ्रॉम 12 years, अभी भी लोग नहीं सुनते हैं, मतलब कहते रहते हैं हम। अगर 10 में से 8 नहीं सुनेंगे, 2 तो सुनेंगे। फिर वो 2 से बढ़ के, अब शुरू में ये था 10 में से 8 नहीं सुनते थे, 2 सुनते थे। अब आफ्टर 12 years 10 में से 2 नहीं सुनते हैं, 8 सुनते हैं। तो दिस इज, मुझे लगता है कि दिस इज अ सक्सेसफुल। इसलिए कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिर ये सब हमने बता दिया, डू नॉट रिकैप, डू नॉट बेंड, डू नॉट रिमूव, डू नॉट ट्रांसपोर्ट, डू नॉट रीयूज। अगर अपनी ज़िंदगी से प्यार है तो नीडल को प्लीज़ कम से कम ज़रूर डिस्कार्ड कर दीजिएगा प्रॉपर, बिकॉज वी नेवर नो कि कौन सा वायरस कब आ जाए। वी हैव 3 इंपॉर्टेंट वायरसेज जो हमें पता है ट्रांसमिट होते हैं नीडल से, इंजरी से। कौन कौन से हैं? HIV, HBV एंड HCV। यस, क्या आ गया? HIV, HBV एंड HCV। इनमें से सबसे डेंजरस कौन सा है? रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन इज हाईएस्ट फॉर, जोर से आंसर चाहिए मुझे, तीनों आंसर आ गए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं। HBV। हाउ मेनी हैंड्स फॉर HBV? हेपेटाइटिस B वायरस ओनली 3 people। हेपेटाइटिस C वायरस 4। हेपेटाइटिस C
Hepatitis C, maximum risk of transmission amongst HIV, HBV and HCV. HCV, बस एक आप, sorry, कोई नहीं है साथ देने वाला. तो majority votes are for HIV. Maximum risk of transmission is for HIV. हाथ उठा लो. कहीं तो वोट करना पड़ेगा सर. तीनों जगह है. Maximum chances of transmission is for hepatitis B virus. It is 30%. For hepatitis C, it is 3%. And for HIV, it is only 0.3%. ठीक है, मतलब for hepatitis B, it is 100 times higher as compared to HIV. But HIV is a social stigma. इसलिए हम लोग उससे ज़्यादा डरते हैं. हेपेटाइटिस बी इज नॉट अ सोशल स्टिग्मा, इसलिए हम उसको उतना वैल्यू नहीं देते. यहाँ सब कुछ सोसाइटी के हिसाब से होता है ना, रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन के हिसाब से नहीं होता. बट द गुड थिंग इज वी हैव अ वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस बी, सो दिस कैन बी प्रिवेंटेड. मतलब रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन को हम कम जरूर कर सकते हैं. बट फॉर नॉन वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स द हाईएस्ट ट्रांसमिशन रेट इज फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस. तो कौन कौन लोग हैं आप में से जो वैक्सीनेटेड हैं? वो हेपेटाइटिस. अब आज का क्वेश्चन है कौन कौन वैक्सीनेटेड है, मतलब कोविड नहीं है आप. हाउ मेनी आर वैक्सीनेटेड फॉर हेपेटाइटिस अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस? लंबे लंबे हाथ उठाइए. यू आर आवर हीरोज. लंबे लंबे हाथ उठाइए. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक यू आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक, एक हाथ उठाए रखिए वैक्सीनेटेड वाले. आप बताइए, तो दूसरा हाथ उठाना पड़ेगा, ठीक है. हाउ मेनी ऑफ यू थिंक यू आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी? किसी को नहीं लग रहा बच्चे में हेपेटाइटिस बी से? क्यों? वैक्सीन तो लगवा ली. कितनी डोजेज लगवाई? पूरी नहीं भी लिया था. बूस्टर नहीं लिया, बूस्टर नहीं लिया इसलिए नहीं लग रहा. आपने तो बूस्टर भी ले लिया. लिया था लेकिन नीडल ब्रिक होते रहता तो दिल में तो कैसे दिल की शंका को खत्म करा जाए, ये इशू है ना, और ये इशू हम आपको सॉल्व कर देंगे. ठीक है, अभी ना आपको ना गोल्ड स्टार मिलने वाला था, लेकिन आपको गोल्ड स्टार नीचे चल रही. सारे आंसर सही मिल रहे थे. अभी हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन नहीं करेंगे. जिसने अपने आप को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन नहीं लगवाया है और वो हेल्थ केयर में है, दैट मीन्स उसे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है. दो हाथ उठा तो जिसको अपनी जिंदगी से प्यार है, प्लीज गो बैक टू योर वर्क प्लेसेस एंड गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड. कितनी डोजेज होती हैं? 0, 1 and 6. 3 डोजेज. 0, 1 and 6. ठीक है. नो बूस्टर. बूस्टर इज नॉट रिक्वायर्ड. वो पहले देते थे. अब जो नई गाइडलाइंस है, बूस्टर इज नॉट रिक्वायर्ड. व्हाट रिक्वायर्ड इज 3 डोजेज लगवा ली, उसकी 1 महीने के बाद, लेकिन 4 महीने के अंदर अंदर क्या बोला, हमें एंटीबॉडी टाइटर कराना है. अगर हमारा एंटीबॉडी टाइटर इट कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन 10 इंटरनेशनल यूनिट्स, दैट मीन्स वी आर प्रोटेक्टेड फॉर लाइफ. कितनी बार भी एक्सपोजर हो जाए, यू आर प्रोटेक्टेड फॉर लाइफ. आपका टाइटर अगर एक बार 10 से ऊपर आ गया, यू हैव लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, चाहे वो टाइटर उसके बाद कम भी हो जाए. पेशेंट था हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव, हम उसकी कपिंग कर रहे थे, तो उसकी प्लेट डिस्कार्ड करते टाइम वो पैकेट फट गया. वैक्सीनेशन के बाद 2 दिन तक हम परेशान थे. 2 मंथ बाद हमने वापस से रिपीट किया, इन्वेस्टिगेशन नहीं. सही करा आपने. लेकिन अगर आप वैक्सीनेटेड हैं और आपको अपने टाइटर मालूम है कि वो 10 से ऊपर है, अगर आज कराया है 10 साल बाद भी यू आर प्रोटेक्टेड. चाहे HBV पॉजिटिव पेशेंट से ही ब्रेक हो रहा है, तब भी आपको कुछ नहीं करना एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट स्टेज. ठीक है, अभी डिस्कस कर लेते हैं. तो आप कहेंगे कि एक्सपोजर हो गया. अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस. पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस और अगर एक्सपोजर के बाद जो हमें ट्रीटमेंट लेना है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस. एक्सपोजर के बाद, एक्सपोजर कब कहिए, व्हेन अ फ्लूइड कम्स इनटू कांटेक्ट विद म्यूकस मेम्ब्रेन और नॉन इंटैक्ट स्किन, जो एक्शन लेंगे दैट एक्शन इज टेकन एज नोन एज प्रोफाइलेक्सिस.
एक्सपोजर कब कह रहे हैं, कब कहेंगे कि एक्सपोजर हो गया? अ परक्यूटेनियस इंजरी दैट इज अ नीडल स्टिक और कट विद अ शार्प इंस्ट्रूमेंट or contact with the mucous membrane of eyes or mouth or contact with non-intact skin or contact with intact skin for long duration of time with large amount of blood, तब भी हम उसे एक्सपोजर कहते हैं। हमें लगता है ना कि इंटैक्ट स्किन है, लेकिन उसकी भी कंडीशन है कि बहुत लंबा ड्यूरेशन और बहुत ज़्यादा ब्लड, जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जरीज होती हैं, बहुत देर तक कोई एक्सपोज हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड एक्सपोजर होता है, तब फिर हमें कहना है कि एक्सपोजर हो गया है। कौन कौन सी बॉडी फ्लूइड्स हैं जिसको हमें इन्फेक्शियस मानना है, किस किस बॉडी फ्लूइड को हमें इन्फेक्शियस नहीं, नॉन इन्फेक्शियस मानना है? तो ब्लड ऑब्वियसली इज एन इन्फेक्शियस फ्लूइड। उसके अलावा एनी बॉडी फ्लूइड विच इज कंटामिनेटेड विद ब्लड बिकम्स इन्फेक्शियस। Then potentially other potentially infectious body fluids include semen, vaginal secretions, synovial fluid, pleural, peritoneal and pericardial fluid and amniotic fluids. These are all infectious fluids. नॉन इन्फेक्शियस फ्लूइड अब इतनी सारी हो गई, ऐसा करते हैं नॉन इन्फेक्शियस याद कर लेते हैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा। सलाइवा, स्पूटम, वोमिटर्स, फीसेस, नेजल सिक्रीशंस, स्वेट एंड टीयर्स एंड यूरिन, दे आर नॉन इन्फेक्शियस। तो एक तो हमें ब्लड याद रखना है, या कोई भी बॉडी फ्लूइड यूरिन में ही अगर ब्लड है तो फिर वो इन्फेक्शियस होगा। अगेन रिपीटिंग, एनी फ्लूइड विजिबली सॉइल्ड विद ब्लड इज टू बी कंसिडर्ड एज इन्फेक्शियस। तो गॉड फॉरबिड अगर किसी को एक्सपोजर हो गया तो क्या करना है? फर्स्ट स्टेप इज वॉश द वुंड विद सोप एंड वाटर, फ्लश द म्यूकस मेम्ब्रेन्स विद वाटर, इरिगेट आईज विद क्लीन वाटर, सलाइन और स्टेराइल इरिगेंट। अब अगेन क्वेश्चन टाइम, कोई कॉन्टैक्ट लेंस लगाए हुए है, उसकी आई में स्प्लैश हो गया तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले हाँ वॉश करके फिर पहले वॉश करेंगे या पहले कॉन्टैक्ट लेंस? पहले वॉश करेंगे फिर कॉन्टैक्ट। क्यों क्यों? क्योंकि जब हम कॉन्टैक्ट लेंस रिमूव करते हैं ना तो माइक्रो इंजरी छोटी छोटी हो सकती है, तो फिर वो और चांस हो जाएगा वायरस को अंदर जाने का। इसलिए पहले वॉश करेंगे, उसके बाद कॉन्टैक्ट लेंस को रिमूव करेंगे। और क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, एक बार डूज एंड डोज देख लेते हैं शायद इसमें। क्या क्या नहीं करना है, एक तो पैनिक नहीं करना, क्योंकि है ट्रांसमिशन, हम आपको डराते हैं, है सब कुछ हो सकता है, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं ट्रांसमिशन के। कोई भी डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, सैनिटाइजर्स वगैरह उस पर नहीं अप्लाई करने हैं, नथिंग। स्प्रिट कोई डिसइंफेक्टेंट अप्लाई नहीं करना है, उसको दबाना नहीं है। होता क्या रही है, दबा के निकाल दो इस ब्लड को, वो नहीं करना। उससे क्या होता है, माइक्रो इंजरीज और हो जाती है, माइक्रो वेसल्स की, तो वायरस और अंदर चला जाता है। हमें करना क्या है, लिक नहीं करना। हमें करना क्या है, रिपोर्ट करना है कोई इंसिडेंट को, और बस सोप और वाटर से वॉश करना है। फिर उसके बाद अब हमें एक्सपोजर हो गया, अब हमें ये तय करना है कि हमारा जो एक्सपोजर हुआ है उसके बाद हमें कोई पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस लेनी है या नहीं लेनी। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। हमें कितना एक्सपोजर हुआ, इंटैक्ट स्किन पे ज़रा सी देर हुआ तो ऑब्वियसली हमें कुछ नहीं करना, तो उस हिसाब से हमें एक्सपोजर को डिफाइन करना है। फिर किस बॉडी फ्लूइड से हुआ उस पर डिपेंड करेगा। फिर पेशेंट का स्टेटस क्या है, पेशेंट HIV, HPV, HCV में से कुछ पॉजिटिव है, अगर पेशेंट नेगेटिव है तो ऑब्वियसली फिर कुछ नहीं करना। एंड ससेप्टिबिलिटी, अगर जो एक्सपोज पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम एक्सपोज विद द पेशेंट हु इज हेपेटाइटिस B पॉजिटिव, बट आई नो दैट आई एम वैक्सीनेटेड एंड माई टाइटर इज अबव 10 इंटरनेशनल यूनिट्स, तो भी मुझे कुछ नहीं करना। तो ये सब चारों चीज़ें देख के हमें पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस डिफाइन करनी होती है। उसके लिए इस तरह की चार्ट्स होते हैं, तो ये चार्ट में डिस्कस करूँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा या मैं स्किप कर दूँ? कितना वॉल्यूम है, एक्सपोजर कोड और ये सब, उससे एक्सपोजर कोड देख लिया, सोर्स कोड देख लिया। फिर निष्कर्ष होता है कि मिला के ये टेबल्स होते हैं, एक्सपोजर कोड आपने देख लिया 1 1 1, तो अगर मिला के इनका सम एक्सपोजर कोड और सोर्स कोड का 3 से ऊपर आ रहा है, 3 या 3 से ऊपर, तो आपको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस देनी है, वो HIV। और 3 से नीचे आ रहा है, 2 तक आ रहा है, तो नहीं देनी है प्रोफाइलैक्सिस। ठीक है, इतना याद रखना है। तो इन चार्ट्स को बस देख लेंगे, क्या सामान है, 3 आ रहा है तो प्रोफाइलैक्सिस रिकमेंडेड है, और 3 से नीचे आ रहा है तो कोई प्रोफाइलैक्सिस नहीं देनी है। कितने दिन तक देते हैं प्रोफाइलैक्सिस? देना बहुत आसान लगता है सुनने में कि HIV की प्रोफाइलैक्सिस दे दो,
बट इट हैज़ टू बी अ वेरी वाइज डिसीजन, क्योंकि HIV की प्रोफाइलेक्सिस जो होती है इट कम्स विद लॉट्स ऑफ साइड इफेक्ट्स। उसे बहुत मुश्किल होता है पूरे 28 डेज तक कंटिन्यू करना। तो प्रॉपर काउंसलिंग करनी है, जो हेल्थ केयर वर्कर एक्सपोज हुआ है उसको पहले तो डिटरमिन करना है ज़रूरत सचमुच में है, तभी उसको काउंसिल करके कि इतने इतने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बाद ही प्रोफाइलेक्सिस होगी। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस, तो सबसे पहले तो हमें अपना वैक्सीनेशन स्टेटस पता करना है। जब हम वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद टाइटर पता करना है। अब कुछ केस सिनेरियोज डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। हेल्थ केयर वर्कर जिसका रिस्पॉन्डर हम उसको कहते हैं जिसका टाइटर 10 से ऊपर है, उसे हम रिस्पॉन्डर कहते हैं। हेल्थ केयर वर्कर हु इज अ रिस्पॉन्डर आफ्टर कंप्लीट सीरीज ऑफ वैक्सीनेशन, तो कोई एक्शन कुछ नहीं लेना अगर वो हेपेटाइटिस बी से भी एक्सपोज हो गया तब भी, ठीक है। दूसरा केस सिनेरियो, हेल्थ केयर वर्कर डॉक्यूमेंटेड नॉन रिस्पॉन्डर आफ्टर 2 कंप्लीट। नॉन रिस्पॉन्डर किसे कहते हैं? मैंने एक बार पूरा वैक्सीन लिया, उसके बाद मैंने टाइटर कराया, तब भी मेरा टाइटर 10 से कम आया। फिर मैंने दोबारा से वैक्सीन का कोर्स लिया, उसके बाद फिर मैंने टाइटर कराया, फिर भी मेरा टाइटर 10 से कम आया, तो आई विल बी लेबल्ड एज नॉन रिस्पॉन्डर। अब इसमें क्या है, अगर गॉड फॉरबिड सोर्स नेगेटिव है, जिससे एक्सपोजर हुआ जिस पेशेंट से, वो हेपेटाइटिस बी नेगेटिव है, तब तो ऑब्वियसली कुछ नहीं करना। लेकिन अगर सोर्स पॉजिटिव है तो वैक्सीन का तो मेरी बॉडी में अब कोई काम ही नहीं है, मैं रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही, तो हर बार मुझे इम्यूनोग्लोबुलिन्स लेने होंगे, ठीक है। देन हेल्थ केयर वर्कर अननोन आफ्टर कंप्लीट सीरीज ऑफ वैक्सीनेशन, जैसे आपका स्टेटस है, आप अगर अननोन है, आपको नहीं पता, तो अगर गॉड फॉरबिड इस बीच में एक्सपोजर हो जाए तो आप पहले अपना एंटीबॉडी टाइटर कराइए। अगर वो 10 से ऊपर आ जाता है तो कुछ नहीं करना, 10 से नीचे आता है तो अगर सोर्स पॉजिटिव है तो। इनकम्प्लीटली वैक्सीनेटेड है, कोई लोग ऐसे होंगे जिनकी 2 डोजेस लगी हैं और एक्सपोजर हो गया, तब क्या करना है? तीसरी डोज लेंगे और इम्यूनोग्लोबुलिन भी ले लेंगे साथ में, अगर सोर्स पॉजिटिव है तो। और सोर्स नेगेटिव है तो सिर्फ अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करवा लेंगे। देन फॉलो अप, उस वक्त तो सबको याद रहता है कि हाँ अपनी टेस्टिंग सब लोग कराते हैं, बेस लाइन टेस्टिंग HIV HBV HCV एक्सपोजर के बाद। फॉलो अप टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है आफ्टर 3 months and 6 months। This was about post exposure prophylaxis. I think we can take a break here. Antimicrobial stewardship discuss करने के लिए इससे पहले, because it will take time, around 15-20 minutes. अगर इसमें 15 minutes लगेंगे कम से कम, तो मैं कंटिन्यू करूँ या रुक जाऊँ? कर लो कंटिन्यू। Now again, यहाँ पर आप लोग थक गए। एंटीमाइक्रोबियल स्टीवॉर्डशिप, यहाँ पर आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, बिकॉज यू आर दी फर्स्ट कॉन्टैक्ट फिजिशियंस। अगर आप लोग सही से एंटीमाइक्रोबियल्स यूज़ करें तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी। हमारे पास जो मरीज आते हैं वो पहले से इतनी सारी एंटीबायोटिक खा के आते हैं कि सब वो ड्रग रेजिस्टेंट हो गया। नो प्लीज रेज योर हैंड्स इफ you or a family member have had fever or flu-like illness in the past 1 year. कंटिन्यूअस नहीं, पिछले 1 साल में आपको एक बार भी वायरल फीवर, फ्लू, इन्फ्लुएंजा टाइप की इलनेस हुई? कोविड, वायरल फीवर नहीं हुआ किसी को? सबको हुआ ना? अभी हाथ ऊपर खड़े रखिए। फीवर हुआ, फ्लू हुआ आपको या आपके फैमिली मेंबर को? Did you took an antibiotic for that? दूसरा हाथ खड़ा कर दीजिए, दूसरा हाथ खड़ा करिए। कितने खुशी से दोनों हाथ खड़े कर। नहीं लेनी थी एंटीबायोटिक, हमें वायरल फीवर में एंटीबायोटिक नहीं लेनी। ओके, यहीं पे हम गड़बड़ करते हैं। एंटीबायोटिक्स आर फॉर एंटीबायोटिक फॉर बैक्टीरिया, एंटीमाइक्रोबियल्स आर फॉर ऑल द माइक्रोब्स। तो एंटीवायरल लेंगे ना अगर वायरल वैसा होगा तो। जो सेल्फ लिमिटिंग, ज़्यादातर जो ये फ्लू लाइक इलनेस होती है दे आर सेल्फ लिमिटिंग। हम सिर्फ अपनी दिल की तसल्ली के लिए एंटीबायोटिक खाते हैं, एंटीबायोटिक से कोई फायदा नहीं होता।
You have been pressurized. अभी हाथ उठाने हैं. You have been pressurized by the patients to give an effective medicine. मतलब बड़ी सी एंटीबायोटिक दे दीजिए ताकि उनका बच्चा, खास के जब बच्चे लेके आती हैं अम्माएं, डॉक्टर साहब प्लीज़ ऐसी अच्छी सी दवा दे दीजिए कि एक दिन में ठीक हो जाए, जादू की दवा दे दीजिए. कितनी बार आप लोगों ने इस प्रेशर में आके एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करी है? नहीं करी. बच्चे आते हैं नहीं देते एंटीबायोटिक, लेकिन इतना नहीं होता है. चलिए डॉक्टर, थैंक यू. ये लेकिन बहुत प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स में ये बहुत हो जाता है क्योंकि उनको अपना पेशेंट बांधना होता है, तो वो जल्दी ठीक करने की वजह से मजबूरन एक प्रेशर बन जाता है एंटीबायोटिक दे देते हैं. एंड अगेन वी नो दैट एंटीबायोटिक हैज़ नो रोल. अगर हम गवर्नमेंट सेटअप में बैठे तो हमारे लिए कहना आसान होता है क्योंकि हमारा पेशेंट उससे बंद नहीं रहा है, आगे वो नहीं हो रहा. लेकिन प्राइवेट सेटअप में ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है. Now raise your hands if you have always completed the course of antibiotic treatment you have taken for yourself और अपने फैमिली मेम्बर्स को आपने दिया, जो आपने हमेशा कंप्लीट करवाया है, बीच में नहीं छोड़ा कभी एंटीबायोटिक का कोर्स. मेट्रोजेल की 2 गोलियाँ खाली किसने खाई हैं? पूरा कोर्स करा है? मेट्रोजेल तो मैं मार ही नहीं सकती, बेचारी सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड एंटीबायोटिक है. नीचे हो गया आते गोली कहते हैं मेट्रोजेल को, अभी वायरल पे थे. So we are all culprits in the development of antibiotic resistance. जो WHO या और जो डेटा अगर आप देखें नेट पे जाके, this will be the biggest killer, more than HIV, more than carcinomas, more than road traffic accidents. दुनिया का सबसे बड़ा किलर होगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बाय 2050. मतलब पेशेंट आपके पास छोटे सी वुंड इंजरी लेके आएगा, लेकिन वो वुंड इतना ड्रग रेजिस्टेंट होगा कि या सोर थ्रोट के बाद हल्का फुल्का जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा वो ठीक ही नहीं हो पाएगा एंटीबायोटिक्स से, अगर हम उसको ऐसे ही मिसयूज करते रहे. ये 2015 का पेपर है जब ये सवाल उठा, इज एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस अ स्लोली इमर्जिंग डिजास्टर. 2015, ठीक है, ये सवाल उठाया गया, इज एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस अ स्लोली इमर्जिंग डिजास्टर. 2019 में उसका आंसर मिल गया. साइंटिस्ट से द स्प्रेड ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज अ ग्लोबल डिजास्टर. 4 साल के अंदर अंदर कंफर्म हो गया कि हाँ ये एक ग्लोबल डिजास्टर है. हमने कितना, हमें खौफ था कोविड से, उससे बड़ा डिजास्टर है ये, क्योंकि कोविड तो आके चला गया या जा रहा है, जाना मान लेते चला गया. ये तब भी था जब कोविड नहीं था, ये जब भी था जब कोविड था, और ये अभी भी है जब कोविड नहीं है. So this is the chain of एंटीबायोटिक्स. पहले ज़माने में क्या होता था, एंटीबायोटिक्स नहीं होती थी. जो मैं कह रही हूँ 2050 के बाद ऐसे छोटे छोटे इन्फेक्शन से पेशेंट मर जाते, भला ना करे, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि पेशेंट दे विल एक्सपायर बिकॉज ऑफ माइनर इन्फेक्शंस, ट्यूबरकुलोसिस, ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, ड्रग रेजिस्टेंट HIV. पहले क्या होता था, ट्यूबरकुलोसिस को क्यों स्टिग्मा माना, ट्यूबरकुलोसिस हुआ पेशेंट को, क्या एंटीबायोटिक्स तो थी नहीं. दैट वाज बिफोर 1920s. फिर हमारी एंटीबायोटिक्स डिस्कवर होना स्टार्ट हुई 1928. इसको गोल्डन पीरियड कहा गया. उस बीच में इतनी एंटीबायोटिक्स, जितनी भी नई नई एंटीबायोटिक्स हम लोग अभी भी यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर उस गोल्डन पीरियड में 1928 से लेके इसमें 40-50 तक डिस्कवर हो गई. ठीक है, अब हम लोग तो बड़े खुश, सबने जिसका जो दिल चाह रहा है खूब सारे एंटीबायोटिक दे रहा है पेशेंट्स को, कोई लॉ नहीं है, कुछ नहीं है. मगर जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो हम तो बाद में आए दुनिया में, वो तो हमसे बहुत पहले से हैं, वो और स्मार्ट है, उन्होंने और टेक्निक्स निकाली, वो रेजिस्टेंट डेवलप कर लिया. तो अभी एंटीबायोटिक्स से उन्होंने बेचारे ने काम करना बंद कर दिया. हम लोग की फिर भी लिमिटेड नॉलेज है. हम लोग दे थिंक दे आर वेरी स्मार्ट, बट दे आर नॉट स्मार्टर देन माइक्रोब्स, क्योंकि हम उनकी दुनिया में रह रहे हैं, वो हमारी दुनिया में नहीं रहते. उनकी दुनिया है, वो पहले आए थे. फिर क्या हुआ, लीनियर्स आए. अब हमारे पास इतनी हमारे अंदर क्षमता नहीं बची कि हम नई एंटीबायोटिक्स डिस्कवर करें, तो हमने उन्हीं जो एंटीबायोटिक्स अवेलेबल थी उसी में फार्माकोकाइनेटिक्स की, उसी एंटीबायोटिक को घुमा फिरा के कैसे दिया जाए, IV दे के देखो या 2 एंटीबायोटिक को कॉम्बिनेशन मिला के देखो, ऐसे ऐसे करके हमने उसकी फार्माकोलॉजी पे काम करना शुरू करा. और पीरियड्स को कहा गया लीनियर्स. अभी भी ठीक चल रहा है.
अब हम कहाँ आ गए डिसएंचेंटमेंट ईयर। अब हमारे पास कोई नई एंटीबायोटिक नहीं है। पिछले 30 साल में हमने कोई नई एंटीबायोटिक क्लास डिस्कवर नहीं करी। जो एंटीबायोटिक्स थी उन सब के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है। जो हाईएस्ट क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स जिसको कार्बिपेनम्स जैसे इमीपेनम, मेरोपेनम, इन सब के अगेंस्ट रेजिस्टेंस। एक दिन आप लोग हमारे माइक्रो लैब में विजिट कर लीजिए, यू विल बी शॉक्ड बाय सीइंग दी रिपोर्ट्स वी मेक। सारे पैथोजन जो होते हैं वो इमीपेनम रेजिस्टेंट होते हैं। नाउ वी आर रिपोर्टिंग कोलिस्टिन एंड पॉलीमिक्सिन, जो पुराने ज़माने के एंटीबायोटिक थे उस पर वापस आ गए हैं। वो आसान नहीं होता है पेशेंट को देना, वो किडनी पे इफेक्ट करती है, उनसे भी रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। तो अब ये कोलिस्टिन और पॉलीमिक्सिन नहीं तो कुछ भी नहीं बचेगा। जो मरीज आईसीयू में गया वो इमीपेनम रेजिस्टेंट होकर ऊपर ही जाता है। तो वापस हम कहाँ आ गए? सबसे पहले इग्नास फिलिप सैमुअल्स ने कहा था जब एंटीबायोटिक्स नहीं थी कि हैंड हाइजीन परफॉर्म करो। अब हम फिर से ही कह रहे हैं भाई प्रिवेंट ही कर लो इन्फेक्शन को। एक बार इन्फेक्शन हो गया आईसीयू में या बड़े उसमें तो फिर तो ड्रग रेजिस्टेंट ही होना है, उसको आप नहीं बचा सकते। तो वी आर बैक टू इन्फेक्शन प्रिवेंशन। और इंडिया में अगर कहा जाए तो वी हैव द AMR टाइम बॉम्ब इन इंडिया, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई रूल्स नहीं, रेगुलेशन नहीं, ओवर द काउंटर ड्रग्स। जिस मरीज का जो दिल जाएगा वो एंटीबायोटिक खरीदेगा और खा लेगा। ये सब रीजन है, मैं डिस्कस नहीं करी, हमें सब रीजन मालूम है। अगर हम यूएस का डेटा देखें तो यूएस में ये कह रहे हैं कि यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स जहाँ सारे रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, वहाँ पे 50% एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शंस दे आर अननेसेसरी। अब आप अपने आप को सोचिए, वहाँ 50% है, तो यहाँ तो 200% हमारे लिए है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? एंटीमाइक्रोबियल स्टीवॉर्डशिप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल, जिसको हम नहीं सोचते उसके बारे में। Improve awareness and understanding of AMR through effective communication, education and training that we are doing right now. Strengthen the knowledge and evidence base through surveillance and research. How many of you have seen the guidelines of Government of India for infectious diseases treatment? कितनों ने पढ़ी है? हमारी सरकार ने एक बहुत छोटी सी किताब है, ज़्यादा नहीं, बुकलेट निकाली है जिसमें जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, टाइफाइड फीवर, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, सेप्सिस, सबके लिए वो लिखा है ट्रीटमेंट के पेशेंट में क्या देना है। किसी ने पढ़ने की कोशिश करी? नहीं पढ़ते हैं हम लोग, बस थोड़ा थोड़ा सा देख रहे हैं। मैंने भी पूरी नहीं पढ़ी, जो ज़रूरत हुई वो देख लिया। बट वी शुड रीड, तभी तो हम उनको प्रिस्क्राइब करेंगे जो ज़रूरत है। यहाँ क्या होता है, जिसको जो ठीक लग रहा है वो दे देता है। रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन थ्रू इफेक्टिव सैनिटेशन, हाइजीन एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन मेजर्स। तो हमें एक तो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को समझना है और अपने पेशेंट्स को भी समझाना है, काउंसिल करना है। हमें अपने आप को अपडेट करना है विद द करंट गाइडलाइंस, ताकि हम सही ट्रीटमेंट दें और हमें इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है। अब क्या है एंटीमाइक्रोबियल स्टीवॉर्डशिप? आपने सोचा क्लिनिकल कंसर्न, आपके पास पेशेंट आया, आपको लगा कि इन्फेक्शन हो सकता है, तो डायग्नोस्टिक स्टीवॉर्डशिप इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एंटीमाइक्रोबियल स्टीवॉर्डशिप। तो आपने सही इन्वेस्टिगेशन सही टाइम पर कराया, उसको सही से इंटरप्रेट करा और टाइमली उसे रिपोर्ट कर दिया। नाउ दिस इज आर ड्यूटी। आप हमारे पास सही सैंपल भेजेंगे, वो हमारे नेक्स्ट उसमें हम लोग प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। टाइमली आपने हमें सैंपल भेजा, उसको फिर उसी के हिसाब से क्योंकि ट्रीटमेंट चल रहा है। Then based on these investigations, you make the diagnosis, prescribe treatment, optimal patient management. So diagnostic stewardship it becomes a part of antimicrobial stewardship. अब हमारा रोल क्या है, हमारा और आपका? हमारा रोल है कि हम लैबोरेटरी रिपोर्टिंग को अच्छा करें, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। आई एम माइक्रोबायोलॉजिस्ट, तो मेरा काम हो गया लैबोरेटरी रिपोर्टिंग में अपनी अच्छी करूँ। अगर मैंने सही से प्रोसेस नहीं करा आपका सैंपल, तो मैं आपको उल्टी सीधी रिपोर्ट दे दूँगी, ऑब्वियसली पेशेंट का ट्रीटमेंट गलत हो जाएगा। But for me to do proper reporting, I need your support, that you give me properly collected sample. There is a saying, garbage in, garbage out. जैसा आप मुझे देंगे वैसा ही रिपोर्ट मैं आपको दूंगी। अगर आपने मुझे गलत सैंपल कलेक्ट करके भेज दिया तो मैं आपको गलत रिपोर्ट दूंगी। अगर आपने मुझे अच्छे से प्रॉपरली कलेक्टेड सैंपल भेजा तो मैं आपको अच्छी सी रिपोर्ट दूंगी। देन कम्युनिकेट। अब मैंने अच्छी सी रिपोर्ट बना ली, अब पेशेंट को फॉर एग्जांपल मेनिंजाइटिस है, मेरे पास रिपोर्ट है, मैंने देख लिया कि CSF में
तो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, वही से एंटीबायोटिक से हुआ है। मेडिकल इमरजेंसी मैं रिपोर्ट रख के बैठी हूँ तहखाने में, मैं कम्युनिकेट ही नहीं कर रही। अब आप लोग सोच रहे हैं रिपोर्ट आएगी, बेचारा हमारी पेशेंट है वो घूम रहा है सारे में, वो पहुँच ही नहीं पा रहा है माइक्रो लैब तक। तो कम्युनिकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। जैसे ही हम देखें कि हाँ कुछ ऐसी सीवियर वो है, तो फ़ौरन मैं आप लोगों को कम्युनिकेट करूँ जो भी ट्रीटिंग फिजिशियंस हैं, ताकि वो लोग टाइमली उसके हिसाब से फॉलो कर लें। Then again, update with the current knowledge and guidelines. This is very important. Keep reading, keep reading. इसके एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, हम लोग सब डॉक्टर्स हैं, हमें पढ़ते रहना चाहिए। Then proper documentation. लोकल एंटीबायोटिक पॉलिसी अपने हिसाब के, हमारे यहाँ जो भी पैथोजेंस हैं उसके हिसाब से, ये भी हमारी ड्यूटी हो जाती है माइक्रोबायोलॉजिस्ट की, कि हमारे यहाँ जो पैथोजेंस उसके हिसाब से आप लोगों को अपडेट करते हैं अपने हॉस्पिटल में। फिर WHO ने कुछ कैरेक्टराइज ही होमवर्क है आप लोगों का, अवेयर, मतलब कुछ एंटीबायोटिक्स को क्लासिफाई करा है, असेस, वॉच एंड रिजर्व। कुछ एंटीबायोटिक्स जो हम दे सकते हैं आराम से, कुछ है जो हमें सोच समझ के देना है, जैसे फ्लोरोक्विनोलोन्स, मैक्रोलाइड्स, एरिथ्रोमाइसिन, ये सब एजिथ्रोमाइसिन, ये हमें सोच समझ के देना है। और कुछ एंटीबायोटिक्स जो रिजर्व है, जो हमें नहीं देना है, जैसे पॉलीमिक्सिन, टिपेसाइक्लिन, इमिपेनम, मेरोपेनम, ये हमें नहीं देना है ऐसे, बहुत रिजर्व केसेस के लिए बचा। तो इस हिसाब से अब आप लोग, तो मैं ये होमवर्क दे रही हूँ कि आप लोग ये देखिएगा अवेयर क्या क्या है उसमें। एसेंस वाली एंटीबायोटिक, इफ यू आर एट लिबर्टी यू कैन यूज दीज एंटीबायोटिक्स, लेकिन बाकी सबको प्लीज रिजर्व रखिए। कम्युनिटी में क्या कर सकते हैं, आपके पास सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, कम्युनिटी से आप लोग ज़्यादा मिलते हैं, तो स्प्रेड द अवेयरनेस और एंटीबायोटिक यूज़ एंड एम। और कम्युनिटी को भी बताना ज़रूरी है कि ज़बरदस्ती एंटीबायोटिक नहीं खाओ, खुद मत खाओ, हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से खाओ, डॉक्टर को प्रेशराइज मत करो एंटीबायोटिक देने के लिए, और वैक्सीनेशंस करवाइए, क्योंकि वैक्सीनेशन से क्या होता है, ऑब्वियसली जैसे डिप्थीरिया, ट्यूबरकुलोसिस, इन्फेक्शन प्रिवेंट हो रहा है। जब इन्फेक्शन कम हो जाएगा तो एंटीबायोटिक कम खाएंगे पेशेंट, तो वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। Thank you so much, ma'am, for such a beautiful and interactive session. Now, I would like to request Dr. Ataullah Mas, Assistant Professor, Department of Immunology, to give a certificate for Dr. Fatma Khan. अरे ये तो मजाक करेंगे।